Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. बाबर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे SPSC एकेडमी की जो GT नंबर 7 है उसको, और काफ़ी सिंपल टेस्ट है। ज़्यादातर इसमें से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो बुक में से हैं। तो अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आपका बुक का अच्छे से कवर है तो आप नॉर्मली इस टेस्ट को जो है वो खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें बुक से ही हैं, तो मैं आपको रेफ़र कर दूंगा कि ये चीज़ जो है इस चैप्टर में मेंशन्ड है या नहीं। बाकी ये जो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन 1831 फेराडे इन इंग्लैंड एंड हेनरी इन USA ऑब्जर्व दैट एन EMF इज सेट अप इन अ कंडक्टर व्हेन इट मूव्स अक्रॉस। तो ये सिंपल आपसे डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है कि बुक की एक स्टेटमेंट है जिसमें फेराडे जो साइंटिस्ट था और हेनरी, इन दोनों ने देखा था कि किसी भी कंडक्टर में जो है वो EMF जनरेट हो जाता है, लेकिन जो वो कब होता है जब आप कंडक्टर को मूव करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है कि हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी भी कंडक्टर को मूव करेंगे सो इट विल काज EMF, तो वो जो है EMF कॉज करेगा और उसको जो है जनरेट करेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड है। और सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक में से लिखा गया है। इस टेस्ट का जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पोर्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली जो अलग से एक वर्कशीट है वो पिछली हमने सॉल्व कर ली है। एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time. This statement is called। अब अगर आपने बुक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कि जो आपका EMF प्रोड्यूस होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और उसके साथ ये n भी लगाई जाती है। n इज फॉर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। तो ये बेसिकली फेराडेज लॉ की एक्सप्लेनेशन है। लेंज लॉ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अगर आपने बुक पढ़ा है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बुक की चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ज़्यादातर चीज़ें बुक से हैं। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा पढ़ते हैं, फिजिक्स में बच्चों को मसला होता है ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में। कुछ बच्चे होते हैं जिनके जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी होती है, वो न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिक्स उनकी अच्छी होती है, तो वो मैथ सॉल्व कर लेते हैं और ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो उनकी रीडिंग अच्छी नहीं होती। तो आप रीडिंग अगर अच्छे से करेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो लेंज लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो है लेंज लॉ, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर आपको लेंज लॉ पढ़ने में मसला है तो लेंज लॉ की एक घंटे की वीडियो मेरी अच्छी खासी बनी हुई है, उसमें आपको मैंने केसेस करवाए हुए हैं डिफरेंट, और ए लेवल्स की जो है वो प्रॉब्लम्स और जो सिनेरियोज हैं वो भी करवाए हुए हैं। तो अगर आपको मसला हो तो वो आप देख सकते हो। द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस EMF इन द अदर कॉइल। अब आपके पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो कॉइल्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम है तो ये होगा प्राइमरी कॉइल। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज़्यादा होंगे तो ये होगा हमारा सेकेंडरी कॉइल। तो अगर EMF की चेंज करने से या करंट की चेंज करने से इसमें जो EMF जनरेट होता है, अगर इसमें EMF जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो इसके खुद के कॉइल में अब समझो दोबारा से। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस कॉइल के अंदर जो करंट चल रहा था उस करंट को हमने कम कर दिया। तो अगर हम करंट को कम करेंगे तो इसकी वजह से जो इसमें फ्लक्स बन रहा था सेकेंडरी कॉइल में वो फ्लक्स भी चेंज होगा, और उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें कोई EMF जनरेट होगा, ठीक है। तो ये EMF इस कॉइल की करंट चेंज करने की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज की वजह से EMF जनरेट हुआ। तो ये एक कॉइल की वजह से दूसरे में जनरेट हुआ, तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। लेकिन ये अगर इसी कॉइल के अंदर EMF जनरेट होता तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ये बुक में ज़्यादातर जो है एक्सप्लेन्ड चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने आपको जस्ट प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का एग्जाम्पल देकर ये चीज़ें समझाई, बाकी आप जो है खुद से कर सकते हो। If 1 volt of EMF is induced in a coil when current in it is changing at the rate of 1 ampere per second, then the self inductance is called। अब अगर आपने जो है चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ी हैं नॉर्मल,
तो आपको ये आइडिया होगा कि ये 1 हेनरी की डेफिनेशन है। तो यूनिट्स की अगर आप डेफिनेशंस याद नहीं करते, जैसे कि ये लिखा हुआ है 1 वोल्ट ऑफ ईएमएफ इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, देन सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड 1 हेनरी। तो आप क्या किया करें कि इनके जो फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज को अच्छे से जो है वो कवर कर लिया करें, फार्मूलाज और उनके यूनिट्स। वहाँ से आप जो है ये स्टेटमेंट्स जो है ना वो खुद से आप जो है वो ड्राइव कर सकते हो। ये जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है, इनको जो है आप अच्छे से निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये कुछ बहुत डिवाइसेस होती हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है तो कौन सी डिवाइस है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन सी डिवाइस। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करवाता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। और अगर सेम बात करूं मैं इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में करना हो तो वो आपका करवाता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। इसको अगर रिवर्स करना हो तो ये आपका करता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये दोनों चीज़ें आप जो है अच्छे से याद कर लो। और दूसरा होता है जैसे कि स्पीकर्स होते हैं, वो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करते हैं साउंड एनर्जी में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं, आप इनको अच्छे से देख लो। अच्छा, और दूसरा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, या इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, या प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। वो होता है, याद कर लो हमेशा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर ही आपका जो जनरेटर है वो काम करता है, ठीक है। और दूसरा होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्या होता है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि उसमें 2 कॉइल्स होती हैं, फ्लक्स वगैरह का चेंज होता है, फिर उसी की मदद से आप जो है वोल्टेज की अप डाउन करते हो, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन ये सवाल आ गया, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। ट्रांसफार्मर्स, ये देखो सेम सवाल आ गया, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो मैंने आपको बता दिया म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे ये काम करते हैं। डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब आपको पता है ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर या तो वोल्टेज को अप करता है या तो वोल्टेज को डाउन करता है। अगर आपका वोल्टेज को अप करेगा तो इसको बोलते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर वोल्टेज को डाउन करेगा तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपका ये जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो क्या है, ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें आपकी पावर आउटपुट जो हो वो पावर इनपुट के बराबर हो। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी चीज़ लिखी हुई है, और नॉर्मली जब आप एफिशिएंसी वगैरह फाइंड करते हो तो आपको ये चीज़ें आउटपुट इनपुट इनको देखना पड़ता है। दूसरा है द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अच्छा, ऑप्शंस पढ़ लो। यूज लेमिनेटेड शीट्स इन कोर मटेरियल। लेमिनेटेड का मतलब ये है कि अगर जो मटेरियल है उसको आप छोटे छोटे थिन स्लाइसेस में कट कर लो, ठीक है। डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल की रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर लो, तो इससे भी जो है पावर लॉस कम हो सकता है, बिल्कुल। प्रॉपर कपलिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल को अच्छे से जोड़ के रखें, और जिस तरह से एक सर्किट को होना चाहिए उस तरह से ये अगर हम रखें कनेक्शन को अपने को, तो वो हम जो है पावर लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। सो इट विल बी ऑल ऑफ दिस। एडी करंट्स प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। एडी करंट्स जो है किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं वो हमें देखना है। तो एडी करंट्स जो होते हैं ना वो बेसिकली जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमेशा। तो ये आप याद कर लो। प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10। एसी करंट कितना है, 200 वोल्टेज एसी इज अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज इन दी सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न रेशियो, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी, ये कितना है, ये है 10, ठीक है। और अगर 200 वोल्ट आपको दिया गया है, यानी कि वोल्टेज किसका, प्राइमरी कॉइल का, प्राइमरी का अगर 200 है तो बताओ कि वोल्टेज सेकेंडरी का कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल्स टू वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो अगर आपको वोल्टेज इन सेकेंडरी निकालना है तो इसको थोड़ा शफल करो। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो कितना है, 10, और ये प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, 200। तो इसको मैंने नीचे रखा, वोल्टेज इन सेकेंडरी का 10, तो इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा, वी एस इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 10।
सो इट वुड बी 20। तो 20 आपका क्या है, वोल्टेज इन 20 आपका क्या बनेगा, वोल्टेज इन सेकेंडरी। अच्छा, इफ एन आयरन कोर इज इफ एन आयरन कोर the iron core is removed in an iron core the iron core is removed so that coil becomes an air cored coil, the inductance of the coil is। तो ये सिंपल सवाल है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप आयरन कोर को रिमूव करेंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ना बी, वो करेगी डिक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फ्लक्स है वो भी डिक्रीज करेगा। तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, उसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट आपका जो इंडक्टेंस है दैट विल आल्सो डिक्रीज। क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल, जब आप आयरन कोर को इंसर्ट करते हो तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, फ्लक्स स्ट्रांग होता है, इंडक्टेंस इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी जिसकी वजह से फ्लक्स डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल इंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। इफ द करंट इन अ कंडक्टर इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ टेंड्स टू। अच्छा, अगर करंट किसी कंडक्टर्स में हम इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर में इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, ये लेंज लॉ में कहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन। मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ का किस पर डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, अच्छा ये फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करता है, फ्लक्स कटिंग कॉइल, अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका एन फाई अपॉन टी। अच्छा, ये जो एन फाई है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। ठीक है, तो ये सब पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स लिंकेज पर डिपेंड कर रहा है, और उसके साथ साथ फ्लक्स कटिंग कॉइल, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। सो इट वुड बी ऑल ऑफ दिस। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स की किस पर डिपेंड करती है, परमिएबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑल ऑफ दिस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस आप देख लो कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, और इनके यूनिट्स वगैरह ये क्वेश्चंस इनमें से आते हैं। इनके यूनिट्स जैसे कि हेनरी वगैरह, बेस यूनिट्स वगैरह सारी चीज़ें। An EMF of 20 volts is induced in a coil of inductance 4 Henry. The rate of change of current must be। अब ये भी सिंपल सवाल है, आपको पता है EMF कितना है 20, और उसके साथ साथ इंडक्टेंस आपको निकालनी है सपोज करो, और उसके साथ साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है इंडक्टेंस वो कितना है, वो है 4 हेनरी। तो 4 को उधर लेकर जाओगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये कितना होगा 5 एम्पियर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। हेनरी है आपकी इंडक्टेंस है कितनी 4, और उसके साथ साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये हमारा कितना आ गया 5। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। A 500 turns solenoid develops an average induced EMF of 60 volt. Over what time interval must flux change of 0.06 ampere to produce the such voltage? अच्छा, ये सिंपल सवाल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सिंपल आपसे पूछा गया है टाइम इंटरवल के बारे में। वोल्टेज आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, फ्लक्स भी गिवन है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओगे आप एन फाई अपॉन टी। ठीक है, इसमें कोई देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन नहीं है, डायरेक्ट टाइम जो है पूछा गया है। तो टाइम को उधर लेकर जाओ, ईएमएफ को इधर लेकर आओ, ये फॉर्मूला लगाओगे आप, जो है आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इज द मेजर ऑफ। अच्छा, अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी तो आप याद कर लो हमेशा के लिए कि इलेक्ट्रिकल, जैसे आप मास में मैकेनिकल इनर्शिया पढ़ते हो ना, वैसे ही इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होती है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। सो ये आपके लिए एक पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से कि आप याद कर लो इसको, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, वो चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूँ तो आप खुद देख लो, एन फाई अपॉन टी। अब इसमें देखो कहीं भी रेजिस्टेंस का नाम नहीं है, सो इट वुड बी
रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इस पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ टर्न्स पर करेगा, फ्लक्स पर करेगा, टाइम पर करेगा, लेकिन इस चीज़ पर नहीं करेगा। The coils in the resistance boxes are made from doubled insulated wire to decrease the effect of, अच्छा इसको इन कॉयल्स को हम जो है वो अपना इंसुलेट कर देते हैं अच्छे से, ताकि उनमें जो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ना जनरेट हो। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ना जनरेट हो। अ कॉइल हैविंग 100 स्क्वायर लूप of side 10 cm is placed normal to magnetic field which increases at the rate of 1 Tesla per second। induced EMF बताओ, तो induced EMF का एक दूसरा फॉर्मूला है, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, आपको एरिया गिवन है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है और फाई अपॉन टी, इसको मैं एक्सटेंड करके लिख सकता हूँ, फार्मूला को एक्सटेंड करके किस तरह से लिखूंगा, एन और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए अपॉन टी। अब तो सिंपल है, सिंपल डेटा पुट करनी है और आंसर निकालना है, एन बी ए अपॉन टी, ये भी एक दूसरा फॉर्मूला है जो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी सो दैट स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू इट। अब पहले देखो करंट स्टेडी फ्लो कर रहा है एक नॉर्मल रेट से। इफ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू द सोलेनॉइड द करंट विल, अब करंट क्या होगा, अच्छा काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि करंट इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप क्या करोगे, आयरन कोर को इंसर्ट करोगे जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बिल्कुल आपकी बात ठीक, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होता है, ईएमएफ भी इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर लेंज लॉ। लेंज लॉ करेगा इस चीज़ की अपोजिशन और ईएमएफ को करेगा डिक्रीज, या करंट को करेगा डिक्रीज, सो दिस विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। करंट इन दी कॉइल ऑफ डीसी, अब पल्सेटिंग एसी, अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल आप कर लो, वैसे तो पूरा टेस्ट थ्योरेटिकल है, लेकिन जो है काफ़ी क्वेश्चंस आप खुद से देख लिया करो। इन अ कॉइल ऑफ एसी जनरेटर ईएमएफ इंड्यूस, अब ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये जनरेटर वाला टॉपिक, अब इसको मैं एक एक को एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा ताकि ये आपको जो है टॉपिक अच्छे से समझ आए। जनरेटर का पूरा टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जब इसमें से कॉइल्स की मूवमेंट होती है और वोल्टेज वगैरह पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो फॉर्मूला तो याद कर लो, नवाब कॉस थीटा। ठीक है, नवाब कॉस थीटा है, नवाब साइन थीटा है, ये आप कंफर्म कर लेना क्योंकि मुझे फिलहाल जहन में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है, क्योंकि MDCAT आपको देना है। इन जनरेटर कम्यूटेटर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ AC इन दी लोड रेजिस्टेंस। अब ये जनरेट कम्यूटेटर्स, स्लिप रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स और आर्मेचर, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ से पता लगेंगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, E इज इक्वल्स टू VBL साइन ऑफ थीटा, तो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, तीनों चीज़ें। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो प्राइमरी और सेकेंडरी को मैं अगर इंटरचेंज कर दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, याद कर लो। किस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन ओरिएंटेशन। ओके, इन एसी जनरेटर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो ईएमएफ बढ़ेगा। व्हाट विल बी रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, तो ये मैंने बताया ना आपको, स्प्लिट रिंग्स, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स को स्प्लिट रिंग्स में कन्वर्ट करेंगे तो एसी से आपको डीसी मिलेगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग टाइम मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्ट बुक लाइन्स हैं। व्हेन करंट थ्रू कॉइल ऑफ एसी इज मैक्सिमम देन फ्लक्स मिनिमम, मैंने आपको बताया ना कॉइल की जो मूवमेंट वगैरह होती है वो सारी चीज़ें आप देख लो, कॉइल परपेंडिकुलर कहाँ है, नॉर्मल कहाँ, जो है परपेंडिकुलर कहाँ है, पैरेलल कहाँ है, ये सारी चीज़। फॉर एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द क्वांटिटी विच इज़ कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ द कॉइल्स, तो याद कर लो कि इनमें पावर जो है ना वो कांस्टेंट होती है, पावर कांस्टेंट होती है, भले स्टेप डाउन हो स्टेप अप हो, अगर अदरवाइज अगर पावर कांस्टेंट नहीं होगी तो एनर्जी की, लॉ ऑफ एनर्जी की वायोलेशन हो जाएगी। The transformer voltage induced in the secondary coil of the transformer is mainly due to, ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेनली ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो सिंपल सवाल है। सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज वगैरह जनरेट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करती रहती है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर अगेन सवाल है कि 100 टर्न, एरिया भी गिवन है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड और मैक्सिमम वोल्टेज, वोल्टेज आपको बताना है, तो मैंने बताया आपको E इज इक्वल्स टू नेगेटिव N फाई अपॉन टी, दूसरा है NBA,
नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और एरिया गिवन है, तो आप इसमें से फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, लेमिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ। अच्छा, ये लेमिनेशन जो करते हैं ना, ये आयरन हमारे पास कोर होता है, आयरन मटेरियल होता है जिसको हम स्मॉल स्लाइसेस में कट करते हैं। ठीक है, ये खुद से आप कर लोगे, इसी वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन है और यहाँ पर मेरे पास आपको पता है कि इतनी जगह नहीं होती। अगर फुली कोई वर्कशीट होती है तो मैं उसको कंप्लीट सॉल्व करता हूँ, अदरवाइज ये बीच बीच में एक दो आ जाते हैं तो वो आप खुद से देख लिया करो। विच कॉइल इन ट्रांसफार्मर हैज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स जिसके ज़्यादा होंगे उसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी, उसका करंट कम होगा, ये याद कर लो। ये ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, करंट कम, तो लो करंट। ट्रांसफार्मर कोर इज बिल्ट फ्रॉम लेमिनेशन rather than solid metal so that। अच्छा, ये लेमिनेशन से बनाते हैं ताकि इसमें जो है एडी करंट कम से कम हो सके। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम एसी यूज़ करते हैं सप्लाई। और इन दी फॉरवर्ड बियास्ड पी एन जंक्शन, फॉरवर्ड बियास्ड अगर पी एन जंक्शन हो तो पी एंड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ लगाया जाता है। जैसे कि अगर दिस इज़ पी, दिस इज़ एन, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँगा, इसको नेगेटिव के साथ। अगर मैं इसको सिंबल लिखूँ तो चलो सिंबल आप खुद से देख लेना। बाकी पी एन जंक्शन जो है इसको मैं पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँगा ताकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को। तो फिर जो है आपका जो बियासिंग होगी उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बियास। इन अ सेमीकंडक्टर डायोड फॉरवर्ड बियास देन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, विड्थ डिप्लीशन रीजन की डिक्रीज करेगी। ठीक है, फॉरवर्ड बियास होगा तो ये लेयर जो है वो कम हो जाएगी। इन डिप्लीशन रीजन ऑफ अनबियास्ड पीएन जंक्शन डायोड आर। अच्छा, अगर डिप्लीशन रीजन में बियासिंग नहीं हो रही तो आयंस जो होंगे ना, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, वो आयंस क्या करेंगे, फिक्स्ड आयंस होंगे। क्रिस्टल डायोड यूटिलाइजेज डैश बियासिंग फॉर रेक्टिफिकेशन, तो ये फॉरवर्ड बियासिंग होती है क्रिस्टल डायोड्स के अंदर। डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें जो है डिफ़िकल्ट होता है फिल्टर को आउटपुट जो है वो अपना फिल्टर करना, वो जो है मुश्किल होता है किसमें, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। अब आप बोलोगे मैं तो रीडिंग करता हूँ, आप कर रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये रीडिंग में इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है थ्योरेटिकल है, मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ उसके साथ साथ। तो अगर आप खुद से कर सकते हो तो दैट्स गुड। देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अगर ये नहीं पता तो बुक का जो डायग्राम है उसमें देखोगे आप, तो बुक में डायग्राम बना हुआ होगा जिसमें सेंटर टेप वाली रेक्टिफिकेशन है, उसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है। खास करके अगर आपको किसी और बुक में नहीं मिलता तो आप ओल्ड एसटीबी में देख लो। सेमीकंडक्टर्स आफ्टर प्रोसेस ऑफ डोपिंग आर क्लासिफाइड। अच्छा, जो प्योर कंडक्टर्स होते हैं उनको इंट्रिंसिक कहा जाता है और जो डोपिंग किए बाद मिलते हैं हमें उनको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप, एन यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से याद कर लो। कैपेसिटेंस ऑफ रिवर्स बियास्ड पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, कैपेसिटेंस, ये सवाल देखो, इसमें क्या होता है, रिवर्स बियास में आपका डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा, ये इसका जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस विड्थ के साथ रिलेशन है। मैं नॉर्मली आपको समझा दूं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर ये डिप्लीशन रीजन होगा कम तो इसका डी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। फिर आप इस हिसाब से डिप्लीशन रीजन की विड्थ के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बेसिकली पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस फॉर टू वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है। दो वायर्स होती हैं, दो जो है इसके पास, सपोज करो यहाँ पर हम अगर इस वायर का हमें पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पर ए पर हमने वी ए वी बी, तो इसका जो हमें पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा दैट इज वी डेल्टा वी, लिख लो डेल्टा वी। ठीक है, तो दो वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए। एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स अपॉन, अच्छा लेंथ पर डिपेंड करता है। अगेन रेफर टू बुक, अगर कोई इसी बुक में ना मिले तो ओल्ड एसटीबी पीटीबी के अंदर भी लिखी हुई है और ये चीज़ आपके केपी में भी लिखी हुई है। इन अ पोटेंशियोमीटर स्टैंडर्ड ईएमएफ इज 1.18 volt obtains at 600 mm and unknown cell is seen to obtain at 680 EMF of unknown cell is। ठीक है, अब आपको EMF बताना है तो सबसे पहले देखो 1.18 है अगर, तो आपका कितना आ रहा है 600 mm।
तो इसको मैं और तरीके से आपको समझाऊं, तो हमें इसका बैलेंस निकालना है। तो 600 पर आपको कितना मिल रहा है, 600 पर आपको मिल रहा है 1.18 mm पे, और क्योंकि 680 पर फिर कितना मिलेगा, ये इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पर जाकर क्या करेगा, डिवाइड 1.18 के साथ 600 डिवाइड और ये 680 मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 1.34। ये सिंपल आपको बैलेंस मेथड से करना है, ठीक है। और ये मैं आपको अननोन का निकालना है, तो उसको इसी मेथड से, कंपेयर मेथड से, इसको बोलते हैं हम कंपेयर मेथड। तो इसको आप कंपेयर मेथड से ही सॉल्व करोगे। आई नो कि थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया, वो इस वजह से कि टेस्ट सिंपल था। और दूसरी बात ये कि बाकी वर्कशीट्स जो प्रॉब्लम्स वाली होंगी वो भी हमें सॉल्व करनी है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है सॉल्व करके आपके लिए अपलोड कर दूँ, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और वन शॉट वीडियोस MDCAT रिवीजन के लिए ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वो आप जो है देख सकते हो। और उसके साथ साथ मज़ीद वीडियोज़ में जो है वो अपलोड करूँगा। सोन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो में अपलोड करूँगा, उसके बाद जो है कुछ दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।